ये जो अंतिम सत्र है जिसमें जिज्ञासा समाधान रहेगा और ये निश्चित रूप से आपका संघ के प्रति प्रेम ही है कि 234 प्रश्न आए हैं कल सुबह तक चलेगा, बताओ। इतने प्रश्नों को समय की भी एक सीमा है, इसलिए सभी को लेना तो असंभव जैसा है। फिर भी हमने प्रयास करा है कम समय में एक जैसे प्रश्न जो थे उनको संकलित कर और ऐसे कुछ प्रश्न हो सकता है उसके शब्दों में कुछ अंतर हो सकता है, पर जो समान भाव वाले प्रश्न हैं उनको हमने लेने का प्रयास किया है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अधिकतम प्रश्न हम लेने का प्रयास करेंगे, फिर भी अगर कोई छूटता है तो इस सत्र के बाद में भोजन रहेगा उस समय पर, या फिर जब भी आगे कभी ऐसा संयोग बनेगा फिर उसको समाहित करेंगे। तो मैं प्रश्न अब प्रारंभ करता हूँ। सभी के नाम भी प्रश्न में लेना संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसमें भी समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए शुरुआत में जो तीन चार नाम आए, मैं उन बंधुओं के पहले नाम पुकारूंगा, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और फिर मैं उस प्रश्न का वाचन करूंगा। तो पहला प्रश्न है डॉक्टर अखिलेश जी रावत, रेवती रमन राजू खेड़ी और नागर सिंह जी चौहान, इनके माध्यम से प्रश्न आया है। देश में कन्वर्जन गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी है, इन चुनौतियों में आज के युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वनवासी समाज अपने आप को संस्कृति से जोड़कर रखे, इसका क्या समाधान हो सकता है? आपकी चिंता बिल्कुल ठीक ही है। देश के भिन्न भिन्न भागों में अपने समाज के लोगों को कन्वर्जन कर रहे हैं। सब एक ही है तो कन्वर्जन क्यों करना, ये प्रश्न आता है। रास्ता अलग अलग होते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हम कहते हैं। तो इसलिए भारत के लोगों ने कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखा। ये कन्वर्जन सेमेटिक रिलीजन लोगों के ये कार्यशैली है। दुनिया में इन्होंने ऐसे ही किया है। पहले 1000 वर्षों में उन्होंने यूरोप को, अफ्रीका को बना दिया। अब अभी के 1000 वर्षों में पूरे एशिया को ऐसे बनाना है, ये मंशा लेकर चले हैं। भारत के लोगों ने धर्म संस्कृति के प्रचार दुनिया भर में 1000 साल से किए हैं, कन्वर्शन नहीं किया। अपने देश के लोग जहां गए वहां धर्म मार्ग पर चलने के लिए उनको कहा। उदाहरण के लिए विवेकानंद जी गए, स्वामी रामतीर्थ गए, कई लोग गए। हमने उनको योग सिखाए, सत्य पर चलने के लिए बताया। वो आप अच्छे ईसाई बनो, आप अच्छे मुसलमान बनो, यही हमारे देश के लोगों ने हमेशा कहा है। क्योंकि हमने कहा सत्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हमारे रामकृष्ण परमहंस ने सभी प्रकार के मत पंथ के, स्वयं अलग अलग मजहब के भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। तब एक ही है भैया, ऐसे कह दिया। हम तो ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसे इस तत्व को नहीं मानने वाले जब होते हैं तब समाज में संकट उत्पन्न होता है, संघर्ष होते हैं, उसमें भौतिक चीजें भी बनती हैं, वोट बैंक होता है, जमीन हड़पना होता है। इसलिए ये चुनौती है। अन्यथा देखिए, केवल आध्यात्मिक भाव है तो कौन चर्च में गया, कौन मंदिर में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य एक है। लेकिन वहां तक सीमित नहीं होता। इसलिए कन्वर्जन के बारे में हिंदू समाज को जागरूक रहना, इस विषय के बारे में संकट के नाते, चुनौती के नाते उसको देखना, यह हमारे लिए अनिवार्य हो गया है, अन्यथा नहीं था। तो इसलिए कन्वर्जन एक चुनौती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस चुनौती में दिग्भ्रमित हो रहे हैं केवल युवा नहीं है, शायद क्लब करते समय युवा शब्द आ गया होगा, लेकिन वनवासी समाज, आपने बताया जनजाति समाज, समाज के दुर्बल कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, कई बार सुशिक्षित संपन्न वर्ग भी तो इसमें शिकार बन रहे हैं। जैसे मैंने संघ की यात्रा के संदर्भ में कहा था, भारत में
आर्य समाज बाकी लोगों ने शुद्धिकरण का कार्य भी किया था। धर्मांतरण को, मतांतरण को रोकने का, कन्वर्जन को रोकने का कार्य के लिए स्वयं सेवकों ने कल्याण आश्रम से, विश्व हिंदू परिषद से, धर्म जागरण विभाग से प्रयत्न कर रहे हैं और देश के कई भागों में इसलिए कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो हम जीसस को मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे काम महापुरुषों के विरुद्ध में बोलने का नहीं है। हम धर्म ग्रंथों के संदर्भ में कुछ नहीं बोलते। हम कहते कन्वर्जन मत करो। तो हम सब भारतीय है। आप जिस मत में जन्मे हैं उसको, किसी को स्वयं है तो प्रयोग करते हैं। तो इसलिए, लेकिन वे वोट बैंक होना, और भारत में और एक हुआ है, जो रिलीजन के हिसाब से संख्यात्मक है वो अल्पसंख्यक ऐसे होकर उसके लाभ लेते हैं। तो इसलिए अपने कानूनों में इस प्रकार के कन्वर्जन होने से, अल्पसंख्यक मजहब में जाने से कुछ लाभ भी मिलते हैं। तो ये सारी भौतिक चीज होने के कारण इसका रोकना राष्ट्र के रक्षा और हित में, समाज की एकता में ये आवश्यक है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक ऐसे प्रयत्न करने वालों को समर्थन कर रहे हैं। स्वयंसेवक भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कैसे करना? जैसे मैंने कहा, अभी सामाजिक सद्भाव के कार्य जाति बिरादरी हिंदू समाज में है, उनके प्रमुखों से, साधु संतों से ये कह रहे हैं। समाज में धर्म के भावना को जागृत करने के लिए हम केवल समाज के कुछ वर्ग समुदाय के सीमित रहकर करने से नहीं होगा। हमारे साधु संत सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में, अनुसूचित जाति क्षेत्र में, शहरों में, स्लम में, जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, उसमें जाना चाहिए। वहां धर्म की जागृति करनी चाहिए। इसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ मंदिरों में प्रवेश, हमारे यहाँ छुआछूत को छोड़ना, ये सब हम करने से कन्वर्शन होने वाले में कुछ उस पर रोक आता है। दूसरा, वो सेवा के आड़ में जो कर रहे उसको भी पोल खोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी प्रयत्न जगह जगह पर होता है। तो इसलिए कन्वर्जन करने वाले के इस गतिविधि को रोकने के लिए समाज की जागृति, समाज की एकता, समरसता और सच में सेवा कार्य करने के लिए हिंदू समाज जाए। जो दुर्बल कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको समाज अपने संवेदना से साथ में ले चलने के प्रयत्न करें। जनजाति क्षेत्र के साथ अपने व्यवहार कैसे, ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। और कई जगह पर कानून से भी ऐसे रिलीजियस कन्वर्शन को रोकने का कार्य राज्य सरकारों ने किए हैं। केवल बीजेपी के किए ऐसे नहीं है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के कांग्रेस सरकार में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कन्वर्जन के विरुद्ध कानून लाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इसके लिए देश भर में कहीं प्रवास करना है तो मैं करूंगा, भले ही मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने भी कहा था। तो इसलिए ये राजनीतिक विषय नहीं है। इस दृष्टि से कन्वर्जन के विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करना, साधु संतों के प्रवास करना, सेवा को सचेत करना, समाज में दुर्बल वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। इसलिए हिंदू समाज के लोग इस विषय में सहयोग देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। भाई आगे। मैं जिनका नाम पुकार रहा हूँ वो केवल अपने स्थान पर खड़े होकर वापस बैठ जाएं। पूरे समय खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। वैद्य लोकेश जी जोशी, डॉक्टर महेंद्र जी जैन हरसूद से और खरगोन से परविंदर सिंह जी चावला। आपका प्रश्न है, संघ की 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने प्रत्येक पंथ एवं वर्ग तक पहुंचने का कार्य किया है। इसी संदर्भ में सिख समाज एवं पंजाब प्रांत में संघ की स्वीकार्यता के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? साथ ही संघ के साथ सिख समुदाय कम क्यों दिखता है? थोड़ा सा कम है। काम तो अच्छा चल ही रहा है। जब देश के बंटवारा हुआ उस समय पंजाब में अपना काम अच्छा रहा और बहुत संघ के पंजाब में दूर दूर तक काम रहा ही है। बीच में संघ के कार्य के संदर्भ में हिंदू के जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसमें पंजाब में अलगाववाद के चला और सिख समुदाय को शेष हिंदू समुदाय से अलग करने के एक प्रयत्न भी हुआ है। कई प्रकार की राजनीति हुई है उसमें।
पंजाब में तो और देश भर में हिंदू समाज से ही कई लोग एक एक व्यक्ति सिख बने हैं। रोटी बेटी व्यवहार आज भी है। तो इसलिए गुरुद्वारे में जाने वाले सनातन हिंदू जो है, जो सिख नहीं है, केस नहीं रखे, पगड़ी नहीं बांधते हैं, ऐसे लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, जाना भी चाहिए। और जो केस रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, ऐसे जो सिख बने हैं वो भी बाकी मंदिर में जाते हैं, कोई फर्क नहीं था। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों ने प्रयत्न करके के बीच में एक अंतर डालने के लिए प्रयत्न किया, इसलिए थोड़ी समस्या हुई। लेकिन संघ के प्रयत्न लगातार रहा है। पंजाबी भाषा, सिख समुदाय के गुरुओं के संदर्भ में श्रद्धा, अभी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष के स्वयंसेवक जगह जगह पर मना रहे। मैं ही कार्यक्रम में बठिंडा में गया था, कानपुर में गया था, अभी दिल्ली में कार्यक्रम हुए। तो ऐसे सिख समुदाय के लोगों से जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कई प्रकार के सेवा के कार्य में, वैचारिक काम में भी। इसलिए सप्त सिंधु करके एक संस्था बनाए हैं। उस सप्त सिंधु संस्था से सिख समुदाय के इतिहास के, सिख इतिहास कैसे भारत के जुड़ा, उस भारत के इतिहास का अविभाज्य अंग है सिख इतिहास, तो उसके सही अर्थ से उसको सब बताना, कैसे ग्रंथ साहिब में भारत के सभी संतों के विचार है, नामदेव का भी है, तुकाराम का भी है, रामायण के उल्लेख है, राम के उल्लेख है, ये सब सत्य है। तो इसको यदि हम साझा संस्कृति के जो विषय है, इसको हम सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें पंजाब में अभी संघ के विजयदशमी उत्सव 310 स्थानों पर गणवेश में कार्यक्रम हुए। पंजाब में कई समस्याओं को भी हमने नशा के कन्वर्जन किए, दोनों समस्या पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ के सिख समुदाय के नेतृत्व भी इस विषय में बहुत चिंतित है। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से भी इन दोनों के संदर्भ में संघ हमारे साथ रहे, नशा मुक्ति करने के लिए, ड्रग्स और कन्वर्जन को रोकने के लिए। ये सिख समुदाय के नेतृत्व ही कह रहा है, संघ पर विश्वास उनको भी है। तो इसलिए ये कार्य आगे बढ़ रहा है, हम और प्रयत्न ज्यादा करेंगे। कहिए। सत्येंद्र किशोर जी मिश्रा उज्जैन से, मीतेश जी जैन इंदौर से, खरगोन से लोकेंद्र जी छाजेड़ और नागदा से अनिरुद्ध सिंह जी चौहान। आपका प्रश्न है, वर्तमान में हिंदू समाज शिक्षित होने व आधुनिक होने के साथ साथ पश्चिमीकरण को अपनाता जा रहा है। आज आधुनिकता और पश्चिमीकरण का अंतर समाप्त हो रहा है, इससे व्यापक स्तर पर किस प्रकार निपटा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत एक मौलिक प्रश्न है। सभी पश्चिम से जो आता है उसी को आधुनिक मान लिया हमने। वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन। तो इस समीकरण से बाहर आना पड़ेगा। आधुनिक होना आवश्यक है, इसका अर्थ पश्चिमीकरण होना, मैंने कहा पश्चिम के जो सभ्यता के जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू, उसमें कुछ गड़बड़ियां है। लेकिन वहां के विद्वान लोग भी, वहां के स्पिरिचुअल लीडर्स, अध्यात्म के बारे में सोचने वाले भी इससे बाहर है। जैसे पहले टी.एस. इलियट जैसे कवि, उदाहरण के लिए बर्ट्रैंड रसेल जैसे दार्शनिक, बहुत सारे लोग, पश्चिम के लोग भी आज वो समझ रहे हैं। या डेविड फ्रॉली जिन्होंने स्वयं के नाम वामदेव शास्त्री रखा, ऐसे कई लोग, पश्चिम के लोग भी, विद्वान लोग भी, ये जो पश्चिम के जो सभ्यता के विश्व दृष्टि है, इस वर्ल्ड व्यू में कामियां हैं, यह आधुनिक जगत के लिए भी ठीक नहीं है, ऐसे कहने। दूसरी बात क्या है, विज्ञान के योग जैसे अभी क्वांटम फिजिक्स, बाकी इसमें कई लोगों ने, जैसे ताओ ऑफ फिजिक्स जो फ्रिज कापरा ने लिखे, वेब ऑफ लाइफ उन्होंने लिखे, इन सारे विश्व में साइंस के आधार पर कैसे पौर्वात्य देशों के सत्य जो है वह वैज्ञानिक सत्य है, पश्चिमी देश के जो सभ्यता के आधार पर उन्होंने जो बताया वो रिलीजियस टेनेट्स है, वो मजहबी विचार है। पौर्वात्य देश के सभ्यता के लोगों ने जो विश्व के बारे में कहा है
वो वैज्ञानिक सत्य है। इसको मानने वाले पश्चिम के लोग भी अभी धीरे धीरे इस विषय को वो ग्रंथ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है। इसलिए ये पश्चिमीकरण की जो गुलामी मानसिकता अपने देश में रही, तो इसलिए देखिए पश्चिमीकरण का दो चीजें होती, एक दृष्टि के अप्रोच की। उदाहरण के लिए मैरिज, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये संस्कार है, ये हमारी दृष्टि है। तो आधुनिकता होनी चाहिए, इसलिए परिवार को, व्यक्ति पुरुष और पुत्री के संबंध को कैसे देखना चाहिए। तो पश्चिम की दृष्टि क्या है या आधुनिकता की दृष्टि, वो ठीक है क्या? तो इसलिए आधुनिकता कहाँ कैसे होनी चाहिए। लेकिन वेशभूषा में, आज के फैक्ट्री में जा रहे हैं, आज ट्रेन में जाना पड़ता वगैरह है, ठीक है, हमने एक आधुनिक वेश को किया। इसलिए संघ में भी जब पैंट शर्ट आया, लोगों ने कहा पश्चिम नहीं, अनुकूलता है। हमने इसलिए क्या कहा है, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता, जो हितकारी है उसको हम स्वीकार करें। हम बंद मन के समाज नहीं है। तो इसलिए वो होते समय जो जीवन के सुख इतिहास विकास के लिए, जीवन के हित के लिए जो आवश्यक है उसको लेना चाहिए। इसलिए पश्चिमीकरण जो है ये दृष्टि का अंतर है, वो संबंध के, सृष्टि के, मनुष्य के संबंध के अंतर है, मनुष्य के संबंध के अंतर है, कुटुंब की व्यवस्था है, राष्ट्र संस्कृति के बारे में है, मजहब के बारे में, रिलीजन के बारे में दृष्टि है, दूसरे रिलीजन के बारे में क्या देखते हैं, यह पश्चिमीकरण है। लेकिन आधुनिक तंत्रज्ञान के आधार पर सुख सुविधाओं का उपयोग करना, यह उपभोग है। पश्चिम के लोग पहले किए होंगे उपभोग का, उपभोग पर नियंत्रण होना यह हमारे लिए आवश्यक है, वो धर्म की बात है। तो इसलिए उपभोग को और पश्चिम के दृष्टि को वो थोड़ा सा समझकर चलना पड़ेगा। इसलिए आधुनिकीकरण करना किसी भी समाज के लिए आवश्यक है। वो क्यों चाहिए? युग जैसे बदलता है, काल सुसंगत बनाना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए यात्रा करनी है, मुझे यहां से उज्जैन जाना है, तो मैं बैलगाड़ी से ही जाऊंगा, आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करने के आधुनिकीकरण एक है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से करने वाली दृष्टि वह पश्चिमीकरण होने से सभ्यता का अंतर होता है और मनुष्य के समाज जीवन यह अधिक अवनति की तरफ जाता है। तो इसको अंतर करके करना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत सारे विद्वान लोगों ने आजकल भारत के भिन्न भिन्न आध्यात्मिक संस्था के आधुनिक सन्यासी यति लोगों ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समाज के सम्मुख रख भी रहे हैं, कई लोग रख रहे हैं। यह थोड़ा सा ये वैचारिक मंथन समाज जीवन में जीवन शैली के साथ जुड़कर और अधिक होने से इस समस्या का हल हो सकता है। खरगोन से लोकेंद्र जी छाजेड़, आपका प्रश्न है, आज देश का युवा नशा, मोबाइल में पूर्णतया डूबकर अपने भविष्य को खोखला कर रहा है। नशा मुक्ति हेतु कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर युवा को नहीं बचाया गया तो देश इस चुनौती का सामना कैसे करेगा? नशा तो रहेगा, नशा तो किसमें नशा होनी चाहिए, जितना चाहिए। हम स्वयं सेवक को इसलिए संघ के नशा लगा देते हैं। तो युवक को नशा चाहिए उसको, तो नशा बदलो। मदनलाल धिंगड़ा वहाँ गए विदेश में पढ़ने के लिए, अंग्रेजों के जमाना था, बहुत फैशनेबल आदमी था। तो ड्रेस कैसे रहना चाहिए, कॉस्मेटिक्स उपयोग करना, ये सब करने के लिए विदेश में पढ़ने के लिए संपन्न परिवार से गया था। लेकिन उसके वो ख्याल जो थे उसको सावरकर ने थोड़ा बदल दिया, वो क्रांतिकारी बन गए, फांसी के खंबे पर भी गए। और खंबे पर जाते जाते कहा, भारत माँ को मैं मेरे जीवन अर्पित करता हूँ, लेकिन सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कंघी लेकर उसे ठीक करके गया। देखिए, युवा को कौन से नशा में ले जाना चाहिए? देश, समाज, धर्म, सेवा, परिश्रम, मेहनत, ज्ञान, विज्ञान, इस नशा को लाने के लिए अपने अपने समाज के अन्य अन्य इकाई में प्रयत्न होने चाहिए। जैसे
अपने घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, हमारी जो बिरादरी, विद्यालय, हम अपने अगली पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार देने के कार्य में अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, दादा दादी, नाना नानी ने प्रयत्न किया। वहां थोड़ा सा प्रयत्न करने से रिजल्ट होता था, क्योंकि हमारे बचपन में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी। वो होता तो हम भी क्या होते पता नहीं। हमको तो हमारी नानी से कहानी सुननी पड़ती थी ना। आज वो बच्चों को ऐसे नहीं है। इसलिए अपने को बदली हुई परिवेश और परिस्थिति में बच्चों के लिए केवल उपदेश देने से नहीं होता है, संस्कार देना है। संस्कार भी केवल उपदेश मात्र से नहीं, अपने जीवन से देना पड़ता है। साथ में रहना है, स्नेह प्रेम से करना चाहिए। आप लोग जानते हैं मुझसे ज्यादा, मैं तो प्रचारक हूं। तो इसलिए बच्चों को, युवाओं को उनके प्रश्न भी होते हैं, उसका उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा, एक नशा के संदर्भ में और मोबाइल के संदर्भ में थोड़ा सा इसके दुष्परिणाम क्या हैं ये भी बताना चाहिए। नशा लेने वाले लोग अपने शरीर स्वास्थ्य का बर्बाद किया, मेंटली गड़बड़ हो गए, जीवन बर्बाद हो गया। इसके बारे में बताना पड़ेगा स्कूल में, कॉलेज में, इसकी एक मुहिम चलानी पड़ेगी, विश्वविद्यालयों में, बाकी में। इसलिए कई एनजीओ काम कर रही है, उन सबको भी इस कार्य में आगे बढ़ाना पड़ेगा। कानून सख्त करना पड़ेगा। ये जो आजकल ड्रग्स है, नशे के दो प्रकार है। एक ग्रामीण क्षेत्र में दारू पीते, वो भी नशा है, वो एक प्रकार है। लेकिन ये ड्रग्स जो है, ड्रग्स ये अंतर्राष्ट्रीय माफिया है। ड्रग्स में करोड़ों रुपए के व्यापार है। तो ये इस माफिया को भी तोड़ना है। इसलिए कानून, सरकार के सख्त कार्रवाई चाहिए। तो वो भी सरकारें प्रयत्न करने पड़ेगी। हमारे बॉर्डर से रोज कितने ड्रग्स अंदर आ रहे हैं, कितने पकड़े जा रहे हैं। प्रयत्न तो है। सरकार के अधिकारियों से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं हम प्रयत्न करते हैं, फिर भी आता है। समस्या है। इसलिए सरकारी कानून की सख्त कार्रवाई, समाज में संस्कार देने का और प्रबोधन करने का स्कूल कॉलेज में, सामाजिक जीवन में, ये अपने को करना पड़ेगा। मोबाइल के संदर्भ में भी जैसे एकादशी करते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं, ऐसे हफ्ता में एक दिन मोबाइल की एकादशी भी हो सकते हैं क्या, देखना चाहिए। तो हम धीरे धीरे उसको कम करें। स्क्रीन टाइम कितने होते हैं, मैं परसों देख रहा था मेरे स्क्रीन टाइम कितने हो रहा है, तो मुझे भी लगा थोड़ा कम करना चाहिए इसे। तो इसलिए ये स्वयं के नियंत्रण पर भी है। अनूप जी चौहान, डेटा संग्रहण व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानवीय जीवन पर बढ़ता प्रभाव पर संघ का क्या विचार है और संघ की मानवीय गतिविधियों को इनसे कैसे जोड़ा जाए? देखिए, तंत्रज्ञान तो नए नए तंत्रज्ञान आएंगे। कभी भी मनुष्य के मस्तिष्क के नए नए जो प्रयोग होकर आविष्कार होते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। यद्यपि कुछ विद्वानों ने 25 साल पहले कुछ बातें बताई थी। जैसे उदाहरण के लिए टेक्निकल नो हाउ, ये हर लोग, हर समाज चाहता है टेक्निकल नो हाउ। जापान से टेक्निकल नो हाउ, अमेरिका से, जर्मनी से टेक्निकल नो हाउ अपने को लेना चाहिए। हम भी टेक्निकल नो हाउ दे सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल नो वाट कितना लेना है इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन ये सीमा कानून से नहीं हो सकती, ये व्यवहार से, संस्कार से हो सकता है। कुछ कानून हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन क्लोनिंग करना, इस तंत्रज्ञान को रोक सकते हैं। कई देश कानून बनाए हैं ह्यूमन क्लोनिंग नहीं करना, क्योंकि आप ह्यूमन क्लोनिंग से क्या क्या कर सकते हैं वो समस्या है। तो इसलिए कुछ बातें कानून से तो रोक सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे, या बिग डेटा वगैरह जो भी होता है, ये एक वर्तमान इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के अगला चरण है। इस अगला चरण में और भी हो सकता है, 10 साल के बाद और भी कुछ आ सकता है। तो इसलिए समाज के संस्कार के में जो अपने को पक्के रहने के लिए और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। अंधभक्ति करना चाहिए ऐसे मैं नहीं कहता,
लेकिन जीवन के अर्थ को समझने के लिए हमारे साहित्य, संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथ, इसमें गहराई से उपनिषद ने कुछ सत्य बताया है। हमारे सभी पंथों के धार्मिक ग्रंथ में, जैन, बौद्ध, सिख, इसमें बहुत सारभूत विषय आप लेंगे तो ऐसे सत्य है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी। तो इन चीजों को वर्तमान पीढ़ी को सिखाने पड़ेगी। उसके आधार पर हम नए तंत्रज्ञान ले, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस हमारे पांव ठीक से जहां रहनी चाहिए, ये करने से मानवीय गतिविधियों पर होने वाले दुष्परिणाम को हम रोक सकते हैं। तो इसमें समस्या है, प्राइवेसी की समस्या है, सुख की कल्पना की समस्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या हो सकता है अब हम नहीं कह सकते। तो इसलिए थोड़ा सा इसका और अध्ययन भी होना पड़ेगा। इसमें शोध कार्य भी चल रहा है। इसलिए आज ही हम ऐसे करो, ऐसे कर, मत करो, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन दिशा ठीक रखने से मुझे लगता है समाधान मिल सकता है। उज्जैन से डॉक्टर खुशबू पंचाल जी, खंडवा से ऋषि जी गुप्ता, इंदौर से डॉक्टर रविंद्र पस्तौर, इंदौर से अनुराधा जी शर्मा, इंदौर से मनीष जी उपाध्याय और पंडित विजय जी रावल। आप सभी का प्रश्न है, अधिकांश भारतीय हिंदू परिवार में जन्मे हैं, अधिकांश भारतीय हिंदू परिवार में जन्मे हैं, फिर भी उनके समक्ष हिंदुत्व क्यों परिभाषित करना पड़ रहा है? भारतीय लोग अपनी सनातन सभ्यता को कब स्वीकार करेंगे? भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? हिंदुत्व को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने घरों में इस विषय को नहीं बताया। अपने देश में 50-60 वर्ष से यही सिखाए ना, हिंदू मत कहो, ये सेक्युलर का विरोध है। इसी को पाठ पढ़ा कर तो सार्वजनिक रूप से मैं हिंदू हूँ कहना या हिंदुत्व के बारे में कह रहे हैं, ये एक अनाथेमा हो गया, ये स्टिग्मा है, नहीं कहना है। सेक्युलर है तो हिंदू विचार नहीं कहने चाहिए। संघ ने तो बहुत इसका अनुभव किया है 50 वर्षों में, फिर भी हम टिके रहे। तो हिंदू कहने के लिए गर्व नहीं महसूस होना, ये सेक्युलरिज्म के पुजारी लोगों ने बहुत हमारे दिमाग में इसको बिठा दिया। हिंदू कहना पाप है, हिंदू कहना दकियानुसी है, हिंदू कहना सेक्युलर विरोधी है, हिंदू कहने से दूसरों के साथ चतुरता है, ये सब हमको पिलाया और समाज ने उसको स्वीकार कर लिया बिना सोचे, इसलिए समस्या हुई। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, बुद्धि के जो गुलामी है उस औपनिवेशवाद से बाहर आना चाहिए। वो एक प्रयत्न जारी करने से घर में, जैसे मैंने कहा, कई विषयों के संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। घर में बाकी विषय होते हैं, इसके भी चर्चा होनी चाहिए। तो दृष्टि से संस्कार क्यों चाहिए, हम कौन हैं। दूसरी बात यह है, हर एक समुदाय को, मैं सभी समुदायों ने किया ऐसे, सब घर में किया ऐसे नहीं है, लेकिन अपने समाज में जाति कहना चलेगा, हिंदू कहना सेकुलर विरोधी है। हम घर में बच्चों को हम कौन से जाति के हैं ये तो जरूर सिखाएं। हमने ये नहीं कहा देखो भाई वो आपके जो मित्र है वो दूसरे जाति के हैं, हमारे ये जाति है, हो सकते हैं, लेकिन वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, ये हमने वाक्य नहीं जोड़ा, समस्या वहां हो गई। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा ना। इसलिए वो संघ के शाखा ने वो कहा है तुम्हारे जाति छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम हिंदू ये स्वीकार करो। संघ ने इस लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दी। तो बड़ी लाइन के बारे में जब ध्यान रखेंगे ये समस्या नहीं आती। भारतीय लोग अपनी सनातन सभ्यता कब स्वीकार कर रहे हैं? देखिए अभी देखिए, जैसे जैसे अभी उज्जैन में प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की संख्या बड़ी है, उसकी आयु भी कौन है। ऐसे नहीं कि भारत के सभ्यता को स्वीकार करने में पीछे होते, उनको बताना पड़ेगा। अभी शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत की ज्ञान परंपरा के विषय को जोड़ा है, नई शिक्षा। लोग उत्साह से उसको अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता के बारे में एक री अवेयरनेस शुरू हुआ है, तो रिविजिटिंग हो रहा है। इसलिए मैं जैसे प्रवास करके नौजवानों में देखता हूं,
भारतीय सनातन सभ्यता के बारे में उत्सुकता बढ़ी है, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। केवल अंधानुकरण नहीं कर रहे हैं नई पीढ़ी, वो समझकर करते हैं, अच्छी बात है। वो प्रश्न पूछे, अध्ययन करे, परिश्रम करे, समझने के बाद ही उसको स्वीकार करे। ये भारत के लिए एक पुनर्जन्म होगा, कोई बात नहीं है। हम प्रश्न पूछने वाले से, अध्ययन करने वाले से, शोध करने वाले से डरना नहीं चाहिए। जो प्रामाणिकता से करेगा वही इस सनातन सत्य पर आएगा, ये हमारा विश्वास है। इसलिए भारत का पुनर्जन्म इस दृष्टि से होगा ही, होना भी चाहिए, कोई चिंता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? घोषित है ही, आप मानो ना। डॉक्टर हेडगेवार जी ने बहुत पहले ही कहा है, घोषणा हमने कर दी है। इस भूमि पर एक भी हिंदू रहेगा, वो कहेगा मैं हिंदू हूं, सनातन मार्ग से चलता हूं, ऐसे कहने वाला इस धरती पर मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा, ऐसे एक व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। वो भी नहीं रहेगा तो देखेंगे ये हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, मैं केशवराव हेडगेवार कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र के नाते हम हिंदू राष्ट्र हैं, एहसास होना चाहिए। देखिए हम सब हिंदू हैं जन्म से, लेकिन हम हिंदू हैं इसके एहसास होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। कुछ लोगों को हिंदू है इसलिए गर्व है, कुछ लोगों को हिंदू है, ठीक है हिंदू है तो एक्सीडेंटली मैं हिंदू हूं, मैं क्या करूं, वहां जन्म हिंदू हूं, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग हम हिंदू हैं पब्लिकली मत बोलिए, घर में बोलिए चलेगा, ऐसे हिंदू भी है, थोड़ा सा उनको संकोच होता है। कुछ लोग भूल गए हैं हम हिंदू हैं, वो दूसरे मत पंथ में गए हैं 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो हिंदू है ये याद दिलाना पड़ेगा। वो अपने गोत्र जानते हैं, हम गुजर मुसलमान हैं, हम बुनकर हैं, हम ये है, हम वो है, हम ब्राह्मण मुसलमान हैं, काशी में हैं ब्राह्मण मुसलमान। हाँ, एक समुदाय है वो कहते हैं हम ब्राह्मण मुसलमान हैं, क्योंकि मतांतरित हुए हैं, उन सबको गोत्र भी मालूम है। लेकिन हम हिंदू है वो भूल गए, जाति याद है, हम गुजर थे, हम ब्राह्मण थे, हम ठाकुर थे, यानी जाति याद है। अरे भाई वो सब के कारण आप हिंदू हैं ये याद दिलाना पड़ेगा। अल्जाइमर रोग होता है ना, अल्जाइमर है ना, तो अल्जाइमर रोग में व्यक्ति अपने को भूल जाता है, तो समाज के कुछ हिस्से को भी ऐसे होता है, तो याद दिलाना पड़ेगा, तो तब होता है। हिंदू राष्ट्र तो है, राज्य व्यवस्था अलग है। संविधान के नाते हम राज्य व्यवस्था भारत है, समाज के नाते हम हिंदू राष्ट्र है। इसलिए सिक्के के जारी करते समय भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत गर्व से कहा, पहले बार इस सिक्के के ऊपर भारत माता भगवा ध्वज लेकर खड़ी है, ऐसे कहा। वो राष्ट्र है, इस राष्ट्र को राज्य ने स्वीकार किया है, चिंता मत करो। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से बनो हम हिंदू है, गर्व से रहो हम हिंदू है। इंदौर से स्वप्निल जी और सपना जी साहू, धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संदर्भ में कैसे परिभाषित करेंगे? क्या संघ धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करता है? ये धर्मनिरपेक्षता ऑक्सीमोरन है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता नामक चीज नहीं है। अब बैठिए, धर्मनिरपेक्षता यानी क्या है? धर्म नहीं चाहिए। मैंने कहा धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन निरपेक्षता हो सकते हैं। भारत में सभी राज्य व्यवस्था में जो लोग रहे, उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य या शिवाजी महाराज के राज्य, ये सब रिलीजन निरपेक्ष रहे। आपके रिलीजन कौन से हैं? आप शैव है, वैष्णव हैं, जैन हैं, सिख है, इस आधार पर आपके लिए व्यवहार नहीं होगा। राज्य धर्म राज्य है, शिवाजी महाराज के, राम जी के, विजयनगर साम्राज्य के, तो इसलिए वहां मत पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार के गड़बड़ नहीं किए, सब समान है। इसलिए पंथ निरपेक्षता, रिलीजन निरपेक्षता
राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है। व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, समाज भी नहीं हो सकता। धर्म के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। धर्म और पंथ अलग अलग है। देखिए, पंथ क्या है? वो हमारे व्हीकल है। आप यहाँ आए हैं, अपने गाड़ी अलग अलग है। आजकल के इसमें कोई इनोवा लाए होंगे, कोई और कुछ गाड़ी अलग अलग ब्रांड, मुझे याद नहीं आता है, तो अलग अलग ब्रांड की गाड़ी लेके आए हैं। कोई स्कूटर लेके आए हैं, मोटर बाइक लेके आए हैं। गाड़ियों में भी अलग अलग मेक होंगे, 5 साल पहले के होंगे, पिछले सप्ताह के भी होंगे। गाड़ी आपके अलग अलग है, उसके रेट भी अलग अलग है। किसी के 10 लाख है, किसी के 25 लाख है, किसी के 5 लाख है। लेकिन सड़क पर जब जाते समय आप ज्यादा पैसे वाले इससे राइट साइड जाएंगे, ये नहीं हो सकता है ना। आप कम पैसे वाले हैं इसलिए आपको सिग्नल पर रुकना है, ये ज्यादा पैसे के गाड़ी में बैठे इसलिए रेड सिग्नल भी जा सकते हैं, ऐसा है क्या? वो जो ट्रैफिक नियम है ना, वो सबके लिए लागू होता है, वो धर्म है। मेरी इच्छा है मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, वो मेरा पंथ है। वो पंथ मुझे, आज मैं 5 लाख की गाड़ी लिए है, मुझे थोड़ा सा 1 साल के बाद लगा मैं थोड़ा मेरी गाड़ी बदलता हूं, मैं पंथ बदल सकता हूं, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता। ट्रैफिक नियम वही रहेगा। इसलिए ट्रैफिक नियम धर्म है, वो गाड़ी वो मेरी जो है वो मेरी चॉइस है, इसलिए वो मेरे पंथ है। इस पंथ के रास्ते में निरपेक्षता हो सकती है, धर्म की निरपेक्षता नहीं हो सकती। इंदौर से अरविंद जी तिवारी, अखंड भारत का स्वप्न कब पूरा होगा? अखंड भारत का स्वप्न संकल्प बनेगा तब होगा। अब संकल्प अखंड भारत के अर्थ क्या है? 1947 के 14 अगस्त को जो था उसका है या उससे पहले का है? वो कब तक जाना पड़ेगा? इसलिए भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से आज ईरान जिसको कहते हैं, पर्शिया से सिंगापुर तक एक सांस्कृतिक इकाई रही जिसको जम्बू द्वीप कहते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें एक विश्व दृष्टि रही है। तो वह राज्य व्यवस्था नहीं थी, राज्य तो अलग अलग थे। अब जो अखंड भारत के विषय है, स्टेट के नाते सोच रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश 2 अलग अलग स्टेट हो गए, राज्य व्यवस्था हो गई। तो वो एक कृत्रिम व्यवस्था बनी एक साजिश के तहत, तो उसके शिकार हो गए भारत के भी, वहां के लोग भी। तो एक शत्रुता भी बीच में पनप गई। वह शत्रुता स्टेट्स के बीच में, यानी सरकारों के बीच है तो समझ में आता, अब समाजों के बीच हो गया है, क्योंकि रिलीजन के आधार पर विभाजन होने के कारण यह हुआ है। संस्कृति एक होने पर भी रिलीजन अलग होने से राष्ट्रांतर हो गया, हम अलग राष्ट्र के हैं, ये भाव वहां के लोगों को आ गया। तो इसलिए इसको ठीक होने के लिए समय लगता है। अखंड भारत के स्वप्न पूरा होने के लिए सेना लेकर वहां जाकर जबरदस्ती पाकिस्तान को जोड़ने से होगा, ऐसा नहीं है। यह वहां के परिस्थिति में धीरे धीरे वहां के लोगों को समझ में आएगा भारत के साथ, क्योंकि यही हमारी माँ है और कहीं जाने से हमारी जिंदगी बर्बाद होती जाएगी। वो जब अवेयरनेस वहां आएगा, वो अवेयरनेस आने के लिए जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये आवश्यक है। दूसरा, अखंड भारत के स्वप्न, अभी जो भारत है 15 अगस्त के बाद के, उसके एकात्मता को बनाए रखना, तब अखंड भारत के स्वप्न को अगला कदम हम रख सकते हैं। हमारी भारत की एकात्मता ही कई बार अलग अलग प्रकार से राजनीतिक और स्वार्थ और विदेशी साजिश के कारण, कभी पूर्वांचल में, कभी दक्षिण भारत में, कभी पंजाब के समय में, कभी कश्मीर में अलग अलग स्वर उठते हैं। तो भारत कमजोर रहकर अखंड भारत के सपने देखने से क्या लाभ है?
इसलिए अपने समाज की एकात्मता को दृढ़ता पूर्वक हम बनाए रखें। हम यहाँ समृद्धि दिखाएं, तब हमें छोड़कर गए हुए हमारे दो बंधु जो पूर्व पश्चिम में हैं, उनको भी समझ में आएगा हमारे जो मोक्ष है वो भारत के साथ रहने से है। ऐसे वो दिन भी आने के लिए अपनी साधना करनी पड़ती है, तो वहाँ के परिस्थिति में भी होगा। इसलिए वो कोई राजनीतिक व्यवस्था से करने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे कुछ समाज के स्थित्यंतर होने से ही होगा। इंदौर से ध्रुव जी तिवारी, खंडवा से प्रशांत जी कोचर, रुचिका जी महेश्वरी, नीमच से आशीष जी सोनी और देवास से प्रद्युम्न सिंह जी राठौर। आपका प्रश्न है, विद्यार्थी, पालक एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के ये तीनों आधार स्तंभ है। पिछले कई वर्षों में इन सभी के नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। इसका समाधान कैसे किया जाए? नई शिक्षा नीति इसमें किस तरह सहायक हो सकती है? विद्यार्थी, पालक एवं शिक्षक इसमें नैतिक गिरावट आई है, ये केवल वहां नहीं है, समाज में है। देखिए, जो कुएं में है वो बाल्टी में है। तो कुआं के पानी ही खराब है तो बाल्टी में आप कितने भी करो वही आएगा ना। इसलिए संघ के जो हम शाखा में चरित्र निर्माण की बात मैंने बताई, किसी संगठन, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं, समाज में इस दृष्टि से कार्य करने वाले जितने भी अन्य प्रयास है, सब अच्छे प्रयास है, श्रेष्ठ है। सभी लोग मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए, मनुष्य के व्यक्ति निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कठिन काम है, इसलिए मैंने कहा जो कुएं में है वो बाल्टी में आने से बाल्टी में आए हुई चीजों को शुद्ध करना पड़ता है, एक सतत साधना है। तो इसलिए मनुष्य के सामने श्रेष्ठ आदर्श रखेंगे तो वो जिस प्रकार के प्रदूषित वातावरण में रहता है उस वायरस में तुरंत उसको पकड़ लेती है। नैतिकता से मुझे रहने की इच्छा है। मैं मेरे ऑफिस में जाता हूं, 4 लोग उसी वातावरण में दिन रात रहना पड़ता है, भ्रष्टाचार के वातावरण में। इसलिए वो वायरस प्रबल है, अनैतिकता के, चारित्रहीनता के, लालसा के, ये वायरस प्रबल है। तो इसलिए अपने मास्क कितने भी लगाओ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए दिन में 4 बार धूप लेना, क्या भाप लेना पड़ता है। हम करते हैं क्या? कोरोना में तो कर सकते हैं क्योंकि अपने को बचाना है, समाज को बचाने के लिए भी ये करना है। तो ये करना है तो नैतिकता के, चारित्र के पाठ पढ़ने वाले नहीं, उसके आदर्श समाज में। पहले मन में क्या होता था, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक शिक्षक है, वो गांव के लोगों के लिए उनके आर्थिक स्तर क्या है ऐसे नहीं है, उनके जीवन से सभी लोग उनके प्रणाम करते थे। ऐसे हमारी सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट्स में, हमारे गेटेड कम्युनिटी में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जिनके जीवन से, चारित्र से वो बड़े हैं। तो ये होना आवश्यक है। तो शिक्षा क्षेत्र इसमें और धार्मिक क्षेत्र, ये दोनों बहुत महत्व के हैं। सामाजिक क्षेत्र अगला है। समाज में एनजीओ चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं, सेवा कार्य चलाते हैं, वो अपने नैतिकता को बनाए रखें। धर्म क्षेत्र के लोग, साधु, संत, महात्मा, मठाधीश, पुजारी, मंदिर चलाने वाले, गुरुद्वारा चलाने वाले, उनके ऊपर कोई भी प्रश्न उठाने की हिम्मत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे उनके जीवन होना चाहिए, क्योंकि यह समाज के एक दायित्व है। इस दायित्व को हम निभा रहे हैं। मेरे एक गलती से समाज के लिए विश्वास टूट जाएगा उस व्यवस्था पर। इसलिए इस जिम्मेवारी को, दायित्व बोध को हमें सिखाना पड़ेगा। यह करना चाहिए। देखिए, अपील टास्क है। राम के भजन करना आसान है, राम जैसे रहना आसान नहीं है, तो करना पड़ता है। नई शिक्षा नीति में इसके बारे में है। देखिए, शिक्षा नीति कितने भी अच्छे हो, शिक्षा नीति अच्छे है, अच्छा भी होगा और उसमें करने के लिए
उसमें भी पालक छोड़कर शिक्षक विद्यार्थी के बारे में है, पालकों के लिए थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है उसमें। लेकिन शिक्षा नीति कितने भी अच्छे हो, देखिए संविधान बनाने के बाद अंतिम भाषण में पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक विषय बताया था। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, मैं मानता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तभी अच्छा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कितने भी अच्छा हो, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग, उनके कैरेक्टर यदि ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कितने भी खराब हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले लोग सच्चरित्रवान होंगे, चरित्रवान होंगे, प्रामाणिक होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान में केवल अक्षरों में जो बनाए हैं, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग कैसे हैं, इस पर वो निर्भर करता है उसके परिणामकारिता। ऐसे शिक्षा नीति के भी, शिक्षा नीति में है, लेकिन क्रियान्वित करने वाले व्यवस्था चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, संस्था के संचालक और टीचर्स, ये सब लोग करने के लिए एक सामूहिक मन समाज के पक्ष में बनना पड़ेगा। प्रयत्न है, करेंगे ऐसे लगता है, तो समाज जागृत होते होते इन चीजों को भी करना संभव होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर खुशबू जी पांचाल का उज्जैन से। प्रश्न है, भारत देश युवाओं का देश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए क्या सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार संघ का कार्य यही है, युवकों को जो है, आज भी मैं कहूं कि देश के किसी एक इस प्रकार के प्रयास से अत्यधिक युवा हर वर्ष जुड़ते हैं। हमारे सामान्यतः 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी, प्राथमिक शिक्षा वर्ग में 7 दिन के वर्ग में हर वर्ष लगभग 1.25 लाख लोग पूरे देश में उस कैंप में आते हैं, 7 दिन वहाँ रहते हैं। संघ की व्यवस्था न्यूनतम रहती है, वहाँ कोई मनोरंजन नहीं होता है, न टीवी होती है, न फिल्म होता है, न गाना नाचना होता है। वहाँ सुबह 4:30 बजे उठकर शाखा लगानी पड़ती है। लेकिन 1.5 लाख युवक का सब प्रकार के परिवारों से, अमीर गरीब, पढ़े अनपढ़े, ग्रामीण नगरीय आते हैं। तो इसलिए युवाओं को जोड़ने का कार्य संघ ने भरपूर किया है, करते रहा है। कल भी यहाँ एक एकत्रीकरण हुआ महाविद्यालय विद्यार्थियों की शाखा चलाने वाले कार्यकर्ताओं के। तो इसलिए संघ के प्रयत्न युवाओं को, यानी क्या है, युवाओं का सामान्यतः 4 बातें उनके मन में रहती है। यौवन होने के कारण, युवक होने के कारण, गर्म खून के होने के कारण कुछ बातें हैं। एक है आदर्श प्रियता है उनकी, ध्येयवाद, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। तो उस दृष्टि से प्रेरणादायी चित्रों को, प्रेरणादायी कार्यक्रमों को उनके लिए करना चाहिए। दूसरा है साहस करने के उनके स्वभाव है, तो उसके लिए आवश्यक बातें होनी चाहिए। तीसरा है उनको मस्ती में रहने की इच्छा है। हर मस्ती खराब नहीं है, हर मस्ती चारित्रहीनता नहीं है। मस्ती सांस्कृतिक दृष्टि से सामूहिकता को बढ़ाने के लिए जैसे मस्ती चाहिए, फन चाहिए, उस फन को उनके सामने लाना चाहिए, वो आवश्यक। और युवक प्रयोगशील है, हम जो कहेंगे उसी पर चलेगा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उसको लगता है ऐसे क्यों नहीं है, उसके लिए मौका देना चाहिए। संघ ने इन 4 विषयों को ध्यान में रखकर युवकों के लिए कार्यक्रमों की रचना उस प्रकार करने के लिए हम छूट भी देते हैं, करते भी हैं। संस्कार की कुछ बातें पक्के रखते हैं, तो इसलिए युवाओं को जोड़ना संभव होता है और युवा सेवा के लिए सामने आते हैं। बहुत बड़े प्रमाण में हमने देखा है संघ के युवक सेवा कार्य के लिए भी आगे आते हैं। तो इस दृष्टि से हम ये करने का विचार संघ ने किया है, प्रयास भी सार्थक है, अभी तक अच्छे ही अनुभव है। इसलिए हर वर्ष संघ के विस्तारक प्रचारक निकलने वाले कॉलेज विद्यार्थी जीवन से सैकड़ों की संख्या में नई पीढ़ी के लोग संघ के पूर्णकालिक काम करने के लिए सामने आते हैं। देश इतना बड़ा है इसलिए वो संख्या कम है, लेकिन संघ के जो ताकत है उस हिसाब से ठीक है। श्री अंकित जी बोरा, श्री शैलेंद्र कुमार जी शर्मा, किमेशा जी सोनी, डॉक्टर अतुल जी करंडे। भारत की प्रगति में
भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। क्या इसके साथ विकसित भारत की संकल्पना पूरी हो सकेगी? संघ की दृष्टि में भ्रष्टाचार का क्या समाधान है? देखिए, भ्रष्टाचार, कहाँ के भ्रष्टाचार प्रगति की बड़ी बाधा है? राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, वो बाधा है। हम अपने व्यापार में, मेरे काम में, मेरे नौकरी में मैं गड़बड़ करता हूँ, वो चलेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसे है क्या? तो इसलिए भ्रष्टाचार क्या नहीं है? परीक्षा में नकल करना भी भ्रष्टाचार है, व्यापार में मिलावट करना भी भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेकर काम करना सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार, हम किसी एक भ्रष्टाचार को देखेंगे तो वही होगा। हाँ, कौन से ज्यादा घातक है? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले भ्रष्टाचार ज्यादा घातक है। नशा को, ड्रग्स को देश के अंदर ले करने वाले भ्रष्टाचार अधिक घातक है, परिणाम उसके ज्यादा है तो भ्रष्टाचार वो भी, नकल करने वाले भी। तो इसलिए भ्रष्टाचार के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको रोकने के लिए समाज के नैतिक स्तर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कानून सख्त करने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार के संदर्भ में कानून को लागू करने वाले लोग कौन हैं? वो भ्रष्टाचार से मुक्त किए उनको हुए बिना भ्रष्टाचार के ऊपर काबू नहीं कर सकते। कानून से, संस्कार से होना अलग बात है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने एक बात बताई थी। सामान्यतः देश के प्रगति के मापदंड जो है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम कितना है तो देश आगे बढ़ा है। तो भारत के संदर्भ में पर कैपिटा कैरेक्टर कितने हैं ये देखना चाहिए, ऐसे कहा था। प्रति व्यक्ति चारित्र कितने हैं, क्योंकि हम राम जी की भूमि के हैं। शील और चारित्र यहां हरिश्चंद्र की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। तो यहां चरित्र और शील यहां के मापदंड है। तला प्रति व्यक्ति चारित्र के स्तर क्या है ये देख, वो करेंगे कैसे? संघ ने जो पंच परिवर्तन के विषय का कुटुंब प्रबोधन एक उसमें प्रमुख है, नागरिक कर्तव्य एक है। इन चीजों को ठीक से लागू करने से कई बातें इसमें ठीक होने की संभावना अधिक है। मनुष्य प्रवृत्ति है भ्रष्टाचार, तो इसलिए मनुष्य प्रवृत्ति से उसको ठीक करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा था तो डिपार्टमेंट बदला राजा ने, लेकिन हर जगह पर वो भ्रष्टाचारी कर रहा था। बाद में उनको लगा कहाँ भेजे, तो नदी के तट पर उसको बैठो, काम क्या है, तो नदी के जो तरंगे होते हैं उसको गिनती करके मुझे बताना, उसके लिए तुमको तनख्वाह देंगे, ऐसे बताया। डिसमिस तो नहीं किया था, काम लगाया था। तो काम में लगाया तो 2-4 दिन के बाद फिर आरोप आया ये भ्रष्टाचार। अरे ये इस पे क्या भ्रष्टाचार का है? नहीं, वहां नाव आते हैं, नाव जब आते हैं तरंग इधर उधर होते हैं, उन्होंने नाव के लोगों को, देखो मैं सरकारी काम कर रहा हूं, तुम भी डिस्टर्ब कर रहे हो, पैसे दो। तो भ्रष्टाचार एक प्रवृत्ति है। तो इसलिए आप कुछ भी करो वो भ्रष्टाचारी है, तो उस प्रवृत्ति से कैसे, वो आदत को ठीक करना पड़ेगा। वो संस्कार से होगा, आदर्शित उदाहरण से होगा। अपने देश में दोनों प्रकार के थे, चाणक्य से लेकर सर विश्वेश्वरैया तक। विश्वेश्वरैया जी के बारे में चाणक्य के जैसे कहते वही कहते थे, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। 2 कैंडल रखते थे, सरकारी काम होने के बाद एक कैंडल को बुझाकर दूसरे अपने व्यक्तिगत पढ़ने के लिए दूसरे मोमबत्ती को वो जलाते थे। ऐसे उदाहरण भी है, ऐसे उदाहरण अधिक हो ये प्रयत्न करना चाहिए। गुरदीप सिंह जी धार, क्या हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए फिर से किसी तरह की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसे नहीं है, ये तंत्र जाने। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे उपयोग करते हैं, देखो चाकू है, गला काटना है कि फल काटना है वो आपके हाथ में है भैया, या जेब काटना है उदाहरण के लिए।
तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, और हम इन चीजों को, प्लेटफॉर्म को रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा उस पर काबू कर सकते हैं, चीन ने किया, लेकिन नेपाल ने सोशल मीडिया पर लागू किया कुछ कानून, जेनजी उठकर आए, क्या करें। तो इसलिए हम चीजों को नियंत्रित करते समय मानसिकता को भी देखना चाहिए, उसके अंदर अच्छे बातें आने के लिए क्या करना चाहिए, वो ज्यादा चाहिए। उसके जो गति है, स्पीड है अवनति के, उससे ज्यादा स्पीड से नैतिकता को लाने के प्रयत्न समाज के सभी लोग मिलकर करें। इसलिए प्लेटफॉर्म्स है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो अपने आप में अपराधी नहीं है। उसको उपयोग करने वाले हम उसको अपराधी की दृष्टि से कर रहे हैं। उसको अच्छे काम के लिए उपयोग करो, उसके लिए प्रेरणा देनी चाहिए, उसके लिए प्रयोग करने चाहिए, उसके लिए ओरिएंटेशन चाहिए। वो कैसे करे, थोड़ा तज्ञ लोग, हाँ भाई इसमें अच्छी बातें कैसे कैसे हो सकती हैं, ये ध्यान में लाना चाहिए। है थोड़ा चैलेंज है, हर टेक्नोलॉजी जब आता है ये चैलेंज थोड़ा रहता है, लेकिन उसको आत्मसात करने की हमारी ताकत भी बढ़ानी चाहिए, तब ये हो सकता है। अजय जी शर्मा, इंदौर, आपने प्रथम सत्र में विदेशी आक्रांताओं के आधुनिक हथियारों का उल्लेख किया, तो आज तकनीकी युग में स्वयंसेवकों के कंधे पर लाठी क्यों है? स्वयंसेवकों के कंधे पर जो लाठी है वो किसी से लड़ने के लिए नहीं, अंदर के ताकत को बढ़ाने, आत्मविश्वास के लिए है। वो तो लाठी से झगड़ा करने के लिए हमने लाठी की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आत्मविश्वास के लिए दे रहे। देखिए लाठी वैसे गड़बड़ चीज भी नहीं है। अब बंदूक लेना है तो हर किसी को आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, कुछ हजार रुपए होता है। स्वयंसेवक अपने गणवेश के लिए इतना खर्चा करता है, लाठी के लिए भी आजकल क्या 10-12 रुपए कितने हो गया केतन भाई? दंड के लिए 40 रुपए है। तो मैं जब लिया था तो तब 2 रुपए थे। तो इसलिए अब बंदूक हर स्वयंसेवक को दे सकते क्या? दूसरा, खुले मैदान में दंड के प्रयोग करने के लिए छूट है। आप बंदूक के प्रयोग करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस हर शाखा के लिए लेना पड़ेगा, और गलती हो गई तो पार्क में चलने वाला बेचारा वो मर जाएगा। तो ट्रेनिंग ऐसे नहीं दे सकते। बंदूक रखने से, लाठी छोड़कर स्वयंसेवकों को हम तैयार नहीं कर पाएंगे। हमको सैनिक तैयार नहीं करने, हमको पुलिस तैयार नहीं करनी है, हमको स्वयंसेवक तैयार करने हैं। उसका आत्मविश्वास चाहिए। तो इसलिए लाठी एक आत्मविश्वास का विषय। क्रमांक 1। क्रमांक 2, देखिए बंदूक हो लाठी हो, वो लड़ता है अंततः तो आदमी। इट इज नॉट द गन दैट फाइट्स, द हैंड दैट फाइट्स। इट इज नॉट द हैंड दैट फाइट्स, इट इज द हार्ट दैट इज बिहाइंड इट दैट फाइट्स। तुकाराम ओबले 26 नवंबर को मुंबई में एक लाठी पकड़कर ही खड़े थे। कसब को उन्होंने पकड़ लिया, हैंड ओवर किया। ओबले के पास बंदूक नहीं था, एक लाठी। तो इसलिए देखिए हिम्मत क्या है वो है। यदि हिम्मत ठीक नहीं है तो बंदूक लेकर मैं मेरे ऊपर ही गोली चला दूंगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों के लाठी के द्वारा हम एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके कुछ टेक्निक्स के, हिम्मत बढ़ा रहे हैं सामूहिकता लाने के लिए। तो इसलिए वो बंदूक का काम करने के लिए लाठी सिखा नहीं रहे हम। तो ये फर्क है। हाँ, हरसूद से डॉक्टर महेश चंद्र जी जैन, देश में जनसंख्या असंतुलन के संबंध में संघ का क्या विचार है? जनसंख्या बढ़नी चाहिए। महेश चंद्र जी, आपके कितने बच्चे हैं? हैं? और 2 के लिए मौका है क्या?
मैं मेरे माता पिता के 7 बच्चों में से मैं एक हूं, और मेरी मां 86 ईयर्स एज तक एक दिन भी बिस्तर पर नहीं थी, स्वस्थ रही। ऐसे हजारों लाखों परिवार हिंदुस्तान में हैं। बच्चे ज्यादा होने से मां के स्वास्थ्य का क्या होगा, समस्या ऐसे नहीं है। पर परिवार 2.3 होने चाहिए ऐसे कहते हैं। अभी 1.8 केरल में हो गया, कई जगह पर और भी समस्या है। तो इसलिए 3 संतान होना आवश्यक है। भारत के जो आर्थिक संसाधन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इसको भी ध्यान में रखने चाहिए। और जनसंख्या असंतुलन होता है, जनसंख्या नीति अपने समाज में भारत सरकार की तरफ से होने चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस विषय के बारे में सार्वजनिक रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है, वो हम करने वाले हैं। उनको थोड़ा मौका दीजिए और एक बार कर देंगे, क्योंकि वह एक के बाद एक करना है। जनसंख्या नीति करनी है, और जनसंख्या नियंत्रण करना है तो केवल हिंदुओं के लिए नहीं कर सकते, सबके लिए समान होगा। उसमें अल्पसंख्यक ये वो सब नहीं करना, सभी के लिए होगा। इंसेंटिव डिसइंसेंटिव उसका भी ध्यान में रखकर करने पड़ेंगे। तो जनसंख्या असंतुलन एक है, संतति के कारण है, दूसरा घुसपैठी के कारण है, तीसरा धर्मांतरण के कारण है। घुसपैठी रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। और कई लोग अभी धीरे धीरे जो फॉरेन सिटीजन्स एक्ट वगैरह बना है, और वोटिंग मतदाता सूची में SIR शुरू हो गया, कई लोगों को ध्यान में आ रहा है हम यहाँ नहीं रह सकते ऐसे। तो इसलिए जो घुसपैठी अवैध रूप से भारत के अंदर आए हैं, उसको भी ध्यान में रखकर उनको वापस भेजना चाहिए। कठिन काम है, लेकिन उसके लिए भी प्रयत्न होना। तीसरी बात, धर्मांतरण जो पहले बताया, मत परिवर्तन होता है, उस कारण से भी जनसंख्या असंतुलन है। तो मत परिवर्तन तो जो पैदा हो गए वो होने का असंतुलन, पैदा होने वाले नहीं होने वाले, इसके संदर्भ में भी किसी एक समुदाय में ज्यादा पैदा होते हैं, दूसरे समुदाय में पैदा होने के लिए इच्छा ही नहीं है। ये भगवान की इच्छा नहीं है ना, मनुष्य की है। तो इसलिए एक समाज के नाते भी अपने को सोचना चाहिए, जब ये जनसंख्या नीति के तहत इन बातों को ध्यान में लेकर कानून भी बने, लेकिन समाज अपनी सुरक्षा, अपने भविष्य के बारे में भी सोचने वाले बने, तब ये ठीक होता है। संघ का कहना यही है। मनन जी पारिक। तीन प्रश्न और बाकी है ना जी? 2 है। कार्य और कार्यक्रम छोटे बड़े कैसे हों, संघ का प्रबंधन उत्कृष्ट होता है। कृपया संघ के प्रबंधन कौशल और कार्यप्रणाली के विषय में बताएं। आपको धन्यवाद। देखिए, संघ के कार्यक्रम में एक प्रतिबद्धता, लगन है, समर्पण भाव है, इसलिए होता है एक। और संघ के कार्यशैली में इन बातों को हर एक विषय के बारीकी से करना चाहिए। ऐसे हम केवल संघ करता है ऐसे मेरा क्लेम नहीं है। समाज में और भी कई संस्थाएं अच्छे कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। हम भी समाज में बाकी लोगों को देखते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को क्यों ऐसे होता है? देखिए, सिंपल है। प्रतिदिन सुबह समझो 6 बजे शाखा लगनी है। 6 बजे कोई भी रहे या ना रहे, वो स्वयंसेवक का वहां जो है वो 6 बजे सीटी बजाता है, शाखा शुरू। एक ही है तो भी करता है। उसके दिमाग में ये समय पालन करना ये बिठाया है। हिंदुस्तान भर में शाखा सुबह 6 बजे वाले 6 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे, शाम को 6 बजे वाले 6 बजे वो करेंगे ही। ऐसे 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के जो कार्यक्रम के हैं, उसको रोज वो करता है मुख्य शिक्षक। वो 8वीं 9वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, अनपढ़ कोई ग्रामीण व्यक्ति होगा, लेकिन उसको ये सिखाते हैं प्रतिदिन वो करना है। इसलिए उसके जीवन में भी एक अनुशासन आता है, वो सीखता है।
कार्यक्रम करते समय पूर्व योजना, पूर्ण योजना, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल, यह एक हमारे प्रशिक्षण के हिस्सा है। ऐसे बारीकी से 2500 बातें संघ के प्रशिक्षण में ही है। तो इसलिए मैनेजमेंट के कई चीजें स्वाभाविक रूप से आता है। संघ में खर्चा होता है तो भी हम सामान्यतः कार्यक्रम के 12 घंटे के अंदर कार्यक्रम के हिसाब किताब पूरा होनी चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। 1 महीने का कैंप है समझो, 1 महीने के कैंप होने के बाद आज समारोह हो गया, कल सुबह तक उसके हिसाब किताब पूरा रहे, यह हमारा प्रयत्न रहता है। तो ये वर्षों से ऐसे ट्रेनिंग देने के कारण बारीकी से सोचने के का आदत संघ में बनती है। तो मैनेजमेंट के बाकी विषय भी है, ह्यूमन मैनेजमेंट, रिसोर्सेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सारे विषयों के संदर्भ में इस प्रशिक्षण से स्वाभाविक रूप से वो सीखते हैं। तो इसलिए होता है, तो इसलिए प्रबंधन कौशल को बहुत लोग अभी एक मिन्सबर्ग करके एक कोई मैनेजमेंट गुरु रहे, उनके विषय को लेकर IIM के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक लेख लिखे हैं संघ के मैनेजमेंट और मिन्सबर्ग ने बताया हुआ चीज। तो उन्होंने तुलना की है, उन्होंने क्या कहा संघ में उसको कैसे लागू होता है। संघ के लोगों ने मिन्सबर्ग को पढ़ा नहीं है, तो लेकिन उन्होंने एक तुलना की है, ये संभव है। तो ये सारी चीजें की है, तंत्र, कुशलता, पढ़ना एक है, समर्पण, स्नेह, आत्मीयता, लगन और एक ऊपर के उदाहरण की प्रेरणा, यह होता है तो यह सब संभव है। अपने देश में बहुत सारे परिवार, बिजनेस परिवार, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तो उन्होंने बाहर से मैनेजमेंट सीखने से अधिक अपने ही पूर्वजों के जीवन शैली, सादगी, सेवा भाव, हर प्रकार के एक एक पे के हिसाब रखना, समग्रता से सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, परिवार को एकत्र रखना, संयुक्त परिवार रखना, हमारे देश के बिजनेस परिवारों ने ये किया है। इसलिए 3-4 पीढ़ी होने के बाद भी वो उस अनुशासन को, परंपरा को, परिपाटी को पालन करते हैं। तो उदाहरण से होता है। संघ ने भी इसी उदाहरण के आधार पर इन चीजों को आगे बढ़ाया है। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए कुछ प्रश्नों को ही चिन्हित करा है। तो अंतिम प्रश्न है, भूपेंद्र जी जोशी धार, मनीष जी उपाध्याय इंदौर, SP बंसल इंदौर। संघ ने पिछले 100 वर्षों के शताब्दी वर्ष में व्यक्ति एवं समाज दोनों को गढ़ा है। अगले 25 वर्षों में संघ राष्ट्र निर्माण की दिशा में कौन सी नवीन वैचारिक एवं सामाजिक चुनौती को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? इनके समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या दीर्घकालिक योजना है? इसमें उपस्थित प्रमुख नागरिकों की क्या भूमिका है? तो इसका अर्थ और 100 साल संघ को ये काम करते रहना पड़ेगा, ऐसे आपकी इच्छा है। तो हम चाहते हैं, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी जो संघ के संस्थापक थे, उनके मन में तो विचार था ये, उन्होंने कहा था याची देही याची डोल, इसी शरीर में इन्हीं आंखों से मैं हिंदू राष्ट्र के वैभव, परम वैभव देखना चाहता हूं। तो इसलिए संघ का कार्य आचंद्रार का चलते रहे, यानी ये लगाने समाज को आदत बन जाए, समरसता के, नागरिक कर्तव्य के, अनुशासन के, समर्पण के, राष्ट्रभक्ति के, सेवा के। जापान में शाखा लगाने नहीं पड़ती है ना, उनको देशभक्ति आती है, तो करना पड़ते हैं। तो हिंदू समाज को आवश्यकता क्यों पड़ती है? इतने सब महापुरुष करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया ना। इसलिए संघ की एक इच्छा है, संघ समाज में एक अलग व्यवस्था बनकर ना रहे, संघ समाज के साथ लीन हो जाए। वो दिन जल्दी आना चाहिए, लेकिन वो कितने जल्दी आएगा पता नहीं है। 100 साल भी हो सकता है, वो भी जल्दी है। 25 साल में भी हो सकता है, पता नहीं। इसलिए अगली पीढ़ी संघ के यदि समाज के पूरा देखने में
का सफल हो गया, कामयाब हो गया, तो संभव है। इसका अर्थ 100% संगत स्थान पर नहीं आएंगे, वो कभी होगा नहीं, क्योंकि हिंदू समाज में एक पद्धति में सभी लोग आ जाएंगे, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी विविधता है, पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा इतने है ना। तो इसलिए उस विविधता में एकता की अनुभूति करने का काम जो है वो संघ का है। तो वो पूर्ण होगा कब? तो इसलिए आगे देखना पड़ेगा कैसे होगा। अगले 25 वर्षों में राष्ट्र निर्माण की दिशा में कौन सी नवीन वैचारिक और सामाजिक चुनौती? देखो, चुनौती मैंने जैसे कहा, जीवंत समाज में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न रहता है, लेकिन उस प्रश्न को समझकर समाधान करने की ताकत उस समाज में होना चाहिए। चुनौती तो रहेगी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो बाहर के कोई चुनौती होगी, हिंदू समाज का कोई खाने के लिए आएगा, हमेशा धर्म परिवर्तन समझो रुक गया, लव जिहाद रुक गया, हो सकता है। समस्या दूसरे प्रकार के हो सकती है, जैसे आपने पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, नैतिकता कम हो सकती है। इसलिए ग्रीक सभ्यता में विदेशी आक्रांताओं के कारण या और किसी कारण से ग्रीक सभ्यता के अवनति नहीं हुई है। समाज के अंदर के अवनति से नैतिकता में, चरित्र में वगैरह होने के कारण वो नष्ट हो गए। इसलिए चुनौती किसी भी प्रकार की आ सकती है। चुनौती और प्रश्न को समझकर समाधान ढूंढकर आगे बढ़ने वाले समाज चाहिए, वह जागृत, संगठित, पुरुषार्थी समाज। समाज पक्के हैं तो चुनौती आने दो, कोई चिंता नहीं। इसलिए समाज को उस दृष्टि से शक्तिशाली बनानी चाहिए। कौन से चुनौती ऐसे हो सकती है? अब दिखने में तो जैसे मैंने कहा, हिंदू समाज की दृष्टि से एक संस्कार के बातें आज जो कर रहे हैं, और समाज के बाहर के जो मत परिवर्तन के या उपभोगवाद के शिकार बनने के, ये चुनौती आज भी है। देश की एकता, एकात्मता के संदर्भ में कुछ शक्तियां अभी भी इस दृष्टि से प्रयत्न कर सकती हैं। विदेशी शक्तियां और उनको समर्थन करने वाले, उनके एजेंट बनकर काम करने वाले भारत की शक्ति, कुछ समुदाय, यानी किसी एक रिलीजन ऐसे नहीं, लोग। तो इस दृष्टि से अपने को जागरूक रहना चाहिए, यह संघ सोचता है। और समाज की एकता के लिए चुनौती बनती है, हम अपने विविधता को विवाद के मूल ना बनाएं। विविधता है, विविधता है, विवाद नहीं बनना चाहिए। डिफरेंस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट। इस एकता को हम यदि करेंगे तो दुनिया के लिए एक पाठ होगा। इस चुनौती को हमें ठीक करना चाहिए, ये संघ के विचार है। तो हमने पंच परिवर्तन में थोड़ा सा इस दृष्टि से संकेत किया है, समरसता के संदर्भ में, कुटुंब के प्रबोधन के ने, जीवन मूल्यों के बारे में, नागरिक कर्तव्यों के बारे में। इन विषयों को चयन करने का कारण यही है, वो सभी चुनौती बन सकते हैं। वो चुनौती बनने के पहले या अभी जो संकट है उसको दूर करने के लिए समाज तैयार हो। उसमें पर्यावरण भी है, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी जीवन शैली है। यदि हम उसको आज एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक एक चीज भी कल जाकर चुनौती बन सकती है। इसलिए हमने उन 5 क्षेत्रों को चयन किया है। तो इसमें दीर्घकालीन योजना समाज की इस अंतःशक्ति को जागृत करने का और संगठित करने का ही है। यही कार्य संघ करेगा। शताब्दी वर्ष के बाद भी हमारी शाखाएं चलेगी, यही कार्य हम करते रहेंगे। जैसे मैंने प्रथम सत्र में बताया, समाज के सज्जन शक्ति अपने अपने ढंग से इस कार्य में जुड़े। सभी लोग शाखा में नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन समाज के लिए ऋण चुकाने का कार्य हमें साल भर करने चाहिए। किसी एक के लिए डोनेशन दे दिया, मेरे समाज का काम पूरा हो गया, ऐसे नहीं। हम समाज के बीच रहकर, इस धरती पर रहकर हम रोज अन्न खाते हैं। हजारों वर्षों के
हमारे देश के लोगों ने किया हुआ कार्य के कारण भारत के नागरिक के नाते हमें एक गर्व है। हमें उस पहचान को, उस अस्मिता को इस देश ने दिया है, इसलिए हमारे ऋण हैं। इसको चुकाने के लिए मैं मेरे कार्य को प्रामाणिकता से, पूर्णता से, परिश्रम से, न्याय देकर करने वाले बने, किसी भी क्षेत्र के। यह समाज के सज्जनों से अपेक्षा है। संघ के कार्य हम सबके सामने है, वो हम जितना सहभागी हो सकते हैं होते रहना। और एक बात, हमारी भूमिका नागरिकों के इस दृष्टि से अधिकाधिक लोगों को जोड़े। समाज में दुष्ट शक्ति जागृत रहती है। सज्जन लोग हमें काय के लिए ये सब लेना, ऐसे बनते हैं। सज्जनों के सक्रिय होने की आवश्यकता है। सज्जनों के सक्रिय और संगठित होना आवश्यक है। नहीं तो दुष्ट शक्तियां तो अपने काम 24 घंटे करते हैं। तो इसलिए नागरिकों की भूमिका, संघ ने कुछ बातें जो सामने रखी है परिवर्तन के, उसमें चयन करें या स्वयं भी अपने अपने दृष्टि से करें। कोई शिक्षा क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई ग्राम विकास में, कोई वैचारिक दृष्टि से, क्योंकि भारत की वैचारिक क्षेत्र भी चुनौतीपूर्ण है। उसमें भी ऐसे अपने रुचि, स्वभाव, प्रकृति के आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय भूमिका होनी चाहिए। तो इसलिए व्यक्तिगत चारित्र्य और राष्ट्रीय शील, इन दोनों के आधार पर हम अपने भारत के प्रति अपने ऋण चुकाए। भारत में जन्म लेने के, भारत में जीवित रहने के जो सौभाग्य हमको मिला है, उस सौभाग्य को एक संकल्प के आधार पर और स्वर्णिम बनाने के लिए हम प्रयत्न करें। यही नागरिकों से अपेक्षा कर सकते, मैं अनुरोध कर सकता हूं संघ के तरफ से। नमस्कार। जैसा मैंने भूमिका में भी बताया था कि ये जो यहाँ पर सभागार में बंधु बैठे हैं, संख्या में कम है, लेकिन ये पूरे मालवा प्रांत में नेतृत्व करने वाले समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वैसे बंधु यहाँ पर हैं। यहाँ पर बैठे हुए कई लोग एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संगठन है। और हम जिस दिशा में समाज को ले जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से समाज उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आज की इस प्रमुख जन गोष्ठी का उद्देश्य भी यही है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर, हिंदुत्व के विषय पर हम समाज को कैसे एक मत कर सकते हैं, कैसे एक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है वैचारिक दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि ये इसमें आप सब कर ही रहे हैं। और जब एक दिशा में पूरी शक्ति लगती है, तो जिस उद्देश्य को लेकर हम राष्ट्र का परम वैभव या जो अनेक प्रकार के विषय आए हैं कि भारत विश्व गुरु, तो निश्चित रूप से हम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख पाएंगे। इतने व्यस्त समय में से और काफ़ी व्यस्तता के बाद भी आप संघ के हमारे आग्रह पर आप लगभग आधे दिन के लिए यहाँ पर पूरे समय उपस्थित रहे। सामान्यतया एक सत्र के लिए आना भी कठिन होता है इस प्रकार के व्यस्त लोगों का, लेकिन हमारे आग्रह पर आप पूरे तीनों सत्र में रहे। तो आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।